रेसिपी से कई ऊपर एक सवाल है जो मैं आप लोगों के जहन में डालना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि इस सवाल का जवाब जानने के बाद आप एक्शन ज़रूर लेंगे, और वो एक एक्शन आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान, सुकून और खूब सारी दुआएं लेकर के आएगा। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के बीच में हम अपने पेरेंट्स को कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। थोड़ा-सा ध्यान लगा कर के आँखें बंद करके सोचिए कि जब उनका फ़ोन आता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा हेल्प कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वो बहुत से लोगों की कहानी होगी। जब भी डैडी का फ़ोन आता होगा तो हम अटेंशन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि उनका फ़ोन तो उठाना ही उठाना है और टू द पॉइंट करके बात करके हम फ़ोन रख देते हैं, है ना? लेकिन जब मम्मी का फ़ोन आता है तो हम क्या कहते हैं, मम्मी मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी रुक के फ़ोन करती हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम चल रहा है, मैं अभी करती हूँ, है ना? इस तरह के जवाब हम जनरली देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते या हम उनको वैल्यू नहीं करते। पर बात ये है कि हम अपने कामों में और अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इतने ज़्यादा फँसे होते हैं कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे पेरेंट्स हमको मिस कर रहे हैं। वो 2 बातें हमसे अपने दिल की करना चाहते हैं। और इसके ऑपोज़िट अगर हम उनको फ़ोन करें तो आप सोचिए उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। वो लपक कर के फ़ोन पकड़ते हैं और जितनी देर आप अपनी बात कहना चाहें, बड़े इत्मीनान से सुनते हैं, क्योंकि उनका पूरा टाइम, उनका पूरा वक़्त हमारे लिए ही है ना? होता है ना? हम सभी के साथ ऐसा होता है। तो बस मेरा इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बात का कुछ मतलब समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को पॉज़ करें, ठीक है? तो उनको बिना किसी काम के, बिना किसी वजह फ़ोन कीजिए और उनकी सारी बातें सुनिए, जो भी वो कहना चाहते हैं। अपनी मेड के बारे में हो, चाहे वो अपने बीमारी के बारे में हो, है ना? चाहे वो अपनी किसी फ्रेंड के बारे में ट्रिप कर रहे हो, जो भी वो कहे उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनें, बिना काटे। और अगर आपके पेरेंट्स आपके घर में आपके साथ रहते हैं तो उनके कमरे में जाकर के अपनी कोई बचपन की बात छेड़िए, और फिर देखिए उनके हंसी के ठहाके और उनका जो जोश आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपके घर के बहुत ही पास रहते हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स पास में रहते हैं, तो जैसे कि मैं आज इस वीडियो में उनके लिए कुछ स्पेशल खाना बना कर के लेकर जा रही हूँ, और उनकी फेवरेट जगह में मैं उनको घुमाने ले जा रही हूँ, जो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो बस मेरा इतना सा कहना है कि हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा बस थोड़ा-सा वक़्त वो चाहते हैं कि बस हमारी बात सुन लें, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो यही था। तो चलिए आज का जो वीडियो है, फर्स्ट हाफ़ में मैं वो रेसिपी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने उनके लिए बनाई है, और सेकंड हाफ़ में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग वो सब पुरानी जगह में जाकर के एन्जॉय कर रहे हैं, जो हम कभी पहले शादी से पहले किया करते थे। ये उड़द धुली दाल मैंने रात भर के लिए भिगो ली थी। अगर आपने रात को दाल नहीं भिगोई है तो आप इसको 3 से 4 घंटे भी भिगोएंगे तो भी काफ़ी है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से धो कर के इस छानी में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये 10 से 15 मिनट बाद ये देखिए इसमें से कितना एक्स्ट्रा पानी निकला है। ये पानी आपके वड़ा की शेप को ख़राब कर सकता है और आपको उसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, जैसे इडली का दरदरा होता है वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, ठीक है। आपको जब लगे कि ये थोड़ा सा जो आपका जार है थोड़ा सा अटक रहा है, तो आप इसको बीच बीच में चम्मच से मिलाते रहें, ठीक है। तो ये 15 से 20 मिनट छानने के बाद मैंने इस दाल का स्मूथ पेस्ट बना लिया है, और इसको जो है मैंने बीच बीच में मिलाती रही थी, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है तो जार जो है अटक जाता है। और मैंने बस छींटा भर पानी डाला है, जब मुझे लग रहा था कि ये पिस नहीं रहा है और अटक रहा है जार, तो छींटा भर पानी से ज़्यादा आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। कहीं आप चम्मच भर भर के पानी डाल दें तो एकदम लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप चम्मच से जब इसको ऐसे डालें नीचे तो ये आसानी से नीचे नहीं जाए, ठीक है। और पीसने के बाद दूसरा सबसे बड़ा टिप है, इसको बहुत अच्छे से फेंटना, ठीक है। कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो, शीनो, कोई भी चीज़ वो काम नहीं करेगी जो कि इसको हाथ से अच्छे से फेंटना, ठीक है।
आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हम स्ट्रीट फूड राम लड्डू खाते हैं ठेलों में जा कर के, तो उसमें से एक जो बंदा है वो कढ़ाई में तल रहा होता है और एक बंदा नीचे कोने में बैठ कर के उस बैटर को बहुत अच्छे से फेंट रहा होता है। ठीक है, तो फेंटना ही असली की है, इसके अलावा कोई भी जुगाड़बाजी इस चीज़ में चलेगी नहीं। और तीसरी सबसे बड़ा टिप कि आपको विस्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो काम आप हाथ से फेंट करके कर पाएंगे वो विस्कर नहीं कर पाएगा। आपका विस्कर टूट करके हाथ में आ जाएगा लेकिन ये फेंटा नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए जब इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी में इसको फेंटने में इतना टाइम लगता है और वो बीच में अटकती है, तो ये हाथ वाला विस्कर तो बेचारा उसके आगे क्या ही काम करेगा। ठीक है, और आपको एक टिप और दूँ, अगर आपके घर में जवान लड़के हैं, ठीक है, जो जिम जाते हैं, तो उनको उस दिन जिम की छुट्टी करा के उनको इस काम में लगाओ कि आज जो डोले शोले हैं ना वो यहाँ इस काम से बनाने हैं, कोई डंबल उठा करके नहीं बनाने। ठीक है, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। ये और ये ईजिली हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से फैट गया है और इसके अंदर जो है एयर आ गई है। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए कम से कम फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसको शेप देना इजी हो। ठीक है, तो अब इसको फ्रिज से निकालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्च एकदम बारीक होनी चाहिए। 1 चम्मच गर्म पानी में हींग डाल दी थी, वो मैं डाल रही हूँ। फ्रेश कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ, साबुत काली मिर्च और जीरा, और इसी स्टेज पर मैं नमक डाल दूँगी। तो जहाँ हमने एक तरफ वड़ा को फ्लफ़ी करने के लिए उसको बहुत अच्छे से फेंटा है, कोई शॉर्टकट कोई जुगाड़ नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ इसको क्रिस्पी करने के लिए भी हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने वाले हैं। हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने तो ऑयल डाल दिया है, गरम करके अच्छे से उसको एकदम स्लो फ्लेम पर कर दिया है। ठीक है, और अब हम ये वड़े स्लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, उसको निकालेंगे। जब वो ठंडे हो जाएंगे फिर हम उसको हाई फ्लेम पर तलेंगे। ऐसा करने से ये वड़े कई घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, तो ये स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लिया था। तो मैंने मम्मी के लिए वड़ा सांभर पैक कर लिया, मैं उनको देने जा रही हूँ। तो ये फ़ायदा होता है मायका और ससुराल पास होने का, एक आवाज़ दो कहीं भी हाजिर, है ना, और चीज़ों का आदान प्रदान भी बहुत इजी हो जाता है। और ना मैंने उसी दिन वाले कपड़े पहने हुए जो जिस दिन हम लाजपत नगर गए थे, पर मैं आपको बता दूं कि दिन अलग हैं। मैंने आज ड्रेस रिपीट कर ली, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ड्रेस तो वही पहनी हुई है जिस दिन हम लाजपत नगर गए थे, वो वाली। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सरप्राइज मिला ये वाला। तो खा के देखो कैसा है। नहीं, टेस्टी होगा। आज मैं मम्मी को बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि स्पेशल गिफ्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सामने वाले की फीलिंग्स और उसके इमोशंस समझने की ज़रूरत है। तो उस मार्केट के साथ मेरी और मम्मी की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। शादी से पहले स्कूल कॉलेज के टाइम में मैं और मम्मी लाजपत नगर की मार्केट निकल जाते थे, शॉपिंग करते थे, और वहाँ का जो खासकर जो मैकडॉनल्ड्स है और उसकी जो बड़ी सी विंडो है उसके उस वाले स्टूल पर बैठ कर के हम लोग कॉफ़ी पीते थे। वो जो यादें हैं उनको वापस लाना तो बहुत मुश्किल है पुराने टाइम को, लेकिन मम्मी हमेशा मेरी जिक्र करती है कि वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था जब हम दोनों ऐसे घूमते थे और है ना एंजॉय करते थे। और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।
हमारी थर्ड मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन केसी क्रिएशंस। यहाँ पे एक से एक ब्रोकेड, सिल्क, टसर सिल्क, मतलब जो फैब्रिक आप बोलो वो मिलता है। अगर आप कॉटन सूट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं तो ये मार्केट लाजपत नगर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक तरीके की वैरायटी कॉटन में मिलती है। ये कपड़ा अच्छा लगा, हम लोग यहीं पर आकर के सूट्स लेते थे। अच्छा लगेगा। ये है शहनाई बुटीक लाजपत नगर में। ये हम मेरा और जस्सी का फेवरेट होता था, तो ये हम ज़रूर आते थे और आज हम फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग कॉलेज टाइम में यहाँ आते थे और ये जैसे भी हमें स्टाइल उस टाइम करते थे, कुर्ती के साथ झुमके और मोटा मोटा काजल लगा करके, है ना। ये कॉटन कुर्तीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, अभी भी खैर अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छा था कि यहाँ पे ऑल्ट्रेशन भी हाथों हाथ हो जाती थी। अल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि उस टाइम में इतना पेशेंस होती नहीं थी कि हम इंतज़ार करें कपड़े को पहनने का, तो उसी टाइम करवा के फटाफट पहन लेते थे। हम लोग शहनाई बुटीक से जब क्रॉस कर रहे थे, सीता फैब्रिक्स हम पहुँचे और उसके जस्ट ऑपोजिट हमको ये ब्लाउज़ की शॉप मिली। तो अच्छा कलेक्शन है इनके पास। क्या नाम बताया आपने शॉप का? सिमर कलेक्शन करके इनका 16 नंबर शॉप है। देखिए कट कितना, ये जो कट है ना नेक का और जो स्लीव्स का है, ये मतलब बहुत ही महंगे बुटीक ही दे पाते हैं। नॉर्मल बुटीक्स में मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि बहुत आराम से मिलती है। अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? ये 2000 का है। 1700 का डिस्काउंट के बाद मिलेगा। तो ये है, आप आकर के ये शॉप चेक कर सकते हैं। ये बीट्स वाला है। ये कितने का है जो बीट्स वाला? 1500। मतलब अगर हम बुटीक से फैब्रिक, अगर हम बाहर से फैब्रिक लें और बुटीक में बनवाएं तो 1000 तक तो आजकल स्टिचिंग ही हो जाता है। तो और फिटिंग का भी कोई पक्का नहीं पता होता कि अच्छी भी आएगी कि नहीं। तो आप आकर के ये शॉप ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली हम सारी फेवरेट शॉप्स में घूमने के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, जो कि लाजपत नगर का हमारा फेवरेट मैकडॉनल्ड्स है। और यहाँ की कॉफ़ी और यहाँ की आइस टी मैं और मम्मी जब भी शॉपिंग करने के बाद आते थे ज़रूर पीते थे। और इस आइस टी और कॉफ़ी का कोई भी मुकाबला नहीं है, चाहे कोई भी ड्रिंक 1000 रुपये की हो, लेकिन ये सस्ती ड्रिंक का जो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, उसका कोई भी कंपैरिजन है नहीं। तो ये मैकडॉनल्ड्स की वो विंडो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं और मम्मी, जैसे मम्मी अभी बैठी है ऐसे ही हम लोग पहले बैठ जाते थे और अभी भी वहीं बैठे, और यहाँ से हम ऐसे लोगों को देखते थे और उनके सूट्स, उनका फैब्रिक, उनका स्टाइल, है ना, और बाकी सब चीज़ों पर कमेंट करते थे, जो कि हर माँ बेटी करते हैं, है ना। और क्या ट्रेंडिंग फैशन है, क्या नेक्स्ट टाइम हम बुटीक में जाके बनवाएंगे, ये सब हम बातें करते थे। और आज की डेट में हमारी बातें बदल गई है। अब वो ट्रेंडिंग फैशन की जगह पे हम क्या बोलते हैं? घर बार और बच्चे। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उनको मिस कर रही हूँ मैं। रिया, देवांशी, रिया हमारा और देवांश महिर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।